नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। डोवर बीच इज ऑल अबाउट क्राइसिस ऑफ फेथ, एडवांसमेंट्स इन साइंस और बायोलॉजी, पर्टिकुलरली इवोल्यूशन। जो डार्विन की थियरी थी, इवोल्यूशन की थियरी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये जो बुक आई इसने एक अलग तरह का भूचाल मचा दिया पूरी वेस्टर्न थॉट पर। रिलीजियस फेथ वर्सेस एडवांसमेंट, और पर्टिकुलरली इवोल्यूशन की थियरी जो थी, वो इवोल्यूशन की थियरी हो या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हो या और साइंसेज जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही थी और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, कुछ डिस्कवरीज हो रही थी, इनोवेशंस हो रहे थे, उन सब ने एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे ला दी कि यार विच डायरेक्शन वी शुड गो। वी शुड फॉलो रिलीजन को झूठा माने या फिर इवोल्यूशन की थ्योरी को सच्चा माने, क्या करें। तो वो क्राइसिस ऑफ फेथ, वो एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपको साइंस, रैशनैलिटी आपकी कहती है कि साइंस की जो डिस्कवरीज हैं वो उन पर विश्वास करना चाहिए। जो बाइबल कहती है कि वो एक इवोल्यूशन की थियरी बाइबल की दूसरी है, तो आप किसको मानते हो। तो वो उस पशोपेश, वो जो डायलेमा है, वो जो एक क्राइसिस ऑफ फेथ, वो जो पूरी एज में रिप्रेजेंटेटिव था, पूरी एज में एक अजीब सा माहौल था, पूरे उस पर्टिकुलर टाइम में एक अजीब सा माहौल था उस डार्विन की बुक के बाद में कि किस चीज़ को फॉलो किया जाए। हालांकि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने उसका फिर एक मिड वे तैयार किया कि लेट नॉलेज ग्रो मोर एंड मोर ऑफ फेथ इन अस ड्वेल, कि भाई नॉलेज भी ग्रो हो और फेथ भी हमारा डिगे ना। तो वी शुड ऑल्सो क्रिएट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। हालांकि मैथ्यू आर्नोल्ड कुड नॉट कोप विद दिस, तो वो जो सेंटिमेंट्स हैं, वो जो कन्फ्यूजन की स्टेट है, वो इसमें उन्होंने एक्सप्रेस की है। ये एक लिरिकल पोम है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में जो उन्होंने बात करनी चाहिए कि एक अजीब सा एक कामनेस है, कामनेस तो है लेकिन वो थोड़ी सी ट्रबल करने वाली है, उसको बात करें। द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। जहाँ पे ये खड़े हैं वहाँ से वो जो फ्रांस का कोस्ट भी साथ में दिखता है, तो वो इंग्लिश चैनल, वो पैसेज। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज़ वन ऑफ द काम एटमॉस्फेयर, कि ये सब कुछ है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ अजीब सी शांति है। ये शांति तो है लेकिन कुछ अजीब सी है। तो सी इज़ काम टुनाइट, एक अलग सा, जैसे तूफान के पहले आने वाली जो शांति होती है वो। तो सी इज़ काम टुनाइट, द टाइड इज़ फुल। टाइड एंड एब की जो मूवमेंट होती है, टाइड वो बिल्कुल फुल है, कंप्लीट। इट इज ऑल्सो मून ब्लेंस्ड नाइट, जो मून लाइट है वो खिली हुई है। और ये जो पैसेज है, जो सी कोस्ट, जो डोवर बीच इटसेल्फ वो पैसेज के पास है, तो वहाँ से वो फ्रेंच कोस्ट, वहाँ की लाइट्स और इंग्लिश चैनल, वहाँ की लाइट, वो सब कुछ दिख रहा है। तो वो लाइट जो है, वो लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। वो जो फ्रेंच कोस्ट की तरफ जो लाइट्स आ रही हैं, वो कभी ग्लीम हो रही हैं, कभी बुझ जा रही हैं, कभी चमक रही हैं, कभी बुझ जा रही हैं। तो वो जो सीन है, द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और दूसरी तरफ जो है वो क्लिफ, जो टॉल हिल्स ऑफ इंग्लैंड, वो भी दिख रहे हैं। दे आर ऑल्सो ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, वो जो खाड़ी है वहाँ की, उस खाड़ी में से जो आपको इंग्लिश हिल्स हैं, इंग्लैंड की जो हिल्स हैं, वो भी साफ साफ ग्लीम करते हुए दिख रही हैं। एंड दे आर लुकिंग वास्ट ऑल्सो। तो इंग्लिश चैनल भी है, जो सी पूरी तरीके से शांत है, टाइड फुल है। दूसरी तरफ जो कोस्ट है वो उस पर लाइट्स ग्लीम कर रही हैं, बुझ जा रही हैं। और जो इंग्लिश क्लिफ्स हैं, दे आर ऑल्सो शाइनिंग ब्राइट अंडर द लाइट ऑफ द मून। वो सब कुछ है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। सो यहाँ पे कम टू द विंडो, ये पोम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह भी है, लिरिकल पोम है ये, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह भी इसको लिया जा सकता है, क्योंकि नाउ ही इज एड्रेसिंग समवन, और पर्टिकुलरली हिज वाइफ। सो उसको यहाँ पे कह रहा है, बुला रहे हैं। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे where the sea meets the moon blessed land. Dear, come to the window and see what kind of atmosphere is there outside. एक अलग से शांति तो है लेकिन ये कुछ स्पेशल मैसेज देना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है। Sweet is the night air, हालांकि जो नाइट एयर है मतलब ब्रीज, तो वो हार्श नहीं है,
It is not gale type or gust type. It is soothing breeze type. Only from the long line of spray. Long line of spray, spray मतलब जो फ्रॉथ है, जो टाइड के होने की वजह से जो पानी के साथ साथ वो झाग जो किनारे पाया जाता है, वो उस लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे उसके साथ साथ अगर देखते हैं वो कहाँ पर है, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस्ड लैंड। जो ओशन है, ओशन के ऊपर जो मून लाइट पड़ रही है वो, और जहाँ पे लैंड, दोनों आपस में मिल रहे हैं और दोनों के बीच में एक लाइन कहाँ से क्रिएट की है, वो फ्रॉथ, वो जो झाग है उस झाग की एक लाइन क्रिएट की हुई है। तो वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये लुक एट दिस एटमॉस्फेयर, लुक एट दिस सीन, लिसन। और फिर पहले तो आओ देखो और फिर देखो सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रो बैक एंड फ्लिंग एट द रिटर्न अपॉन द हाई स्ट्रैंड। और फिर ये भी नोटिस करो और नोटिस द साउंड, उस साउंड को नोटिस करो। वो साउंड कैसी है, वो जो टाइड आती है, पानी की लहर है, अपने साथ साथ उन छोटे छोटे पत्थर कंकड़ उनको लाती हुए और उनको आकर के फेंक देती है। तो वो जो आवाज़ है, वो उस आवाज़ को भी महसूस करो। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। और ये जो प्रोसेस है, इट इज़ हैपनिंग, कमिंग टू एन एंड, एंड देन हैपनिंग अगेन, एंड देन कमिंग टू एन एंड अगेन। ये जो प्रोसेस है लगातार चल रही है। ये जो म्यूज़िक है इसका, उस टाइड के आने का, उस लहर के आने का, लहर के साथ साथ उन पत्थरों का, पेबल्स का आना, उनका दूसरी साइड में फेंके जाना, फिर वो जो पानी दोबारा से वापसी आ रहा है तो उनको साथ फिर लेके चले जाना। ये जो प्रोसेस है इसको आप नोटिस करो। विद द टिमोल्टस कैडेंस स्लो एंड, ये कैडेंस जो होती है ना, ये उतार चढ़ाव, ये जो चल रहा है धीरे धीरे सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये किस चीज़ का है, वो जो एक टाइड ऑफ फेथ, जैसे उसको आप सिंबॉलिक तरीके से लीजिए कि वो सी क्या है, इट सिंबलाइजेस फेथ। आ रहा है जा रहा है। एक तरफ जो लैंड है वो सॉलिड है, वो रैशनैलिटी, अब वो रैशनैलिटी के साथ साथ ये सी ऑफ फेथ, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं उसमें देयर इज सम ब्रीच इन द फेथ। फॉर मैनी ईयर्स we have been simply following the religious precepts that mankind is the progeny of Adam and Eve। कैसे एडम और ईव की ये प्रोजेनी है हम, और उसके साथ साथ ये ह्यूमन काइंड बनी है। लेकिन डार्विन ने आकर के एकदम से ही नया एक छेड़ दी बात कि ये यू आर नॉट द प्रोजेनी ऑफ जनरेशंस ऑफ एडम एंड ईव, एक्चुअली यू आर क्रिएटेड आउट ऑफ द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तुम तो बंदर थे पहले, इंसेक्ट्स थे, पाइसीज। तो अब यहाँ पे जो फेथ है, बिब्लिकल जो प्रीसेप्ट है, दैट इज इन द क्वेश्चन। तो वो उस तरह का एटमॉस्फेयर, वो शांति तो है लेकिन उसमें एक डाउट है, एक सस्पेंस है। ये कैसा था, इटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन, वी आर एबल टू फाइंड द इटरनल नोट ऑफ सैडनेस। सैडनेस है वो एक अजीब सी सैडनेस है, एंड दैट सीम्स टू बी एवरलास्टिंग। और यही सोफोक्लिस लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द ईजियन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईजियन उनका ड्रामा है, और ईजियन क्या है, सी, ईजियन का जो कोस्ट है उस पर भी इन्होंने यही तरह की साउंड सुनी थी। मतलब सोफोक्लिस ने उस जमाने में, यानी कि लॉस ऑफ फेथ और सस्पिशन इन फेथ, डाउट इन फेथ, ये कोई नई बात नहीं है, वो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। वो इस तरह का म्यूजिक, इस तरह का सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, वो सोफोक्लिस ने बहुत साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन इरा, वो तब उन्होंने फील किया इसी ईजियन सी के कोस्ट पर। एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो। टर्बिड मतलब कंफ्यूज्ड, एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। उन्होंने जो आवाज फील की उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि दैट दिस एब एंड फ्लो, दिस टाइड एंड एब, दिस इज नॉट सिंपली द नेचुरल फिनोमिनन, एक्चुअली दिस इज द कैडेंस ऑफ ह्यूमन मिजरी। ये कुछ ह्यूमन मिजरी को इंडिकेट करती है। तो वो सोफोक्लिस ने तब महसूस किया, वो मुझे आज महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग द सेम टोन, आई एम फीलिंग द सेम काइंड ऑफ मिजरी, आई एम फीलिंग द सेम काइंड ऑफ सैडनेस in this atmosphere outside. You come to me and then look outside and listen to the music. This music is not an ordinary music. There is a sadness, inevitable sadness. And this sadness is not the sadness of the sea, of this atmosphere. This sadness is the ebbing and flowing of the religious faith, particularly in the hard rock substance of science. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. जो साउंड
सोफोक्लीज ने बहुत साल पहले ईजियन सी के कोस्ट पर जाकर के सुनी थी और उसको फिर उस ड्रामा में एक्सप्रेस किया था। उस सैडनेस को, ह्यूमन मिजरी को जो एक्सप्रेस किया था मेटाफोरिकल वे में, वही तरह की साउंड मुझे आज नज़र आती है, सुनाई पड़ती है। उसी तरह का एटमॉस्फेयर, उसी तरह का लैक ऑफ फेथ, उसी तरह का सस्पिशन इन फेथ, डाउट इन फेथ मुझे आज सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। द सी ऑफ फेथ, ये मेटाफोरिकल है यहाँ पे। सी ऑफ फेथ मतलब जो रिलीजियस फेथ है, पर्टिकुलरली जो रिलीजियस फेथ है, was once too at full and round earth's shore lay like folds of bright girdle furled। ये जिस तरीके से आपकी ड्रेस के ऊपर जो बेल्ट होती है, गर्डल, उसी तरह से फुल था। ये जो फेथ एक टाइम ऐसा था कि ऑल द पीपल हैड फर्म फेथ इन रिलीजियस प्रीसेप्ट्स। वो फेथ उसी तरीके से फुल था जैसे कि आज टाइड फुल है। सी इज काम एंड टाइड इज फुल। तो एक टाइम ऐसा भी था कि वो रिलीजियस फेथ जो था वो भी फुल था। इट वॉज इमेंसली सॉलिड। वी वर वेरी क्लियर अबाउट आवर ओरिजिन, आवर एवोल्यूशन। सो इट वॉज राउंड अर्थ शोर। जैसे कि ये सी है ना, अर्थ की चारों तरफ जैसा फुल है, जैसे जो फ्रोथ की लाइन है, उसी तरीके से एक टाइम ऐसा भी था कि जो हमारा रिलीजियस फेथ है वो भी हमारे जो प्रीसेप्ट्स में बिल्कुल क्लियर था। वी वर वेरी क्लियर अबाउट आवर ओरिजिन, आवर रिलीजियस बिलीव्स। बट नाउ इट सीम्स टू बी just flowing away from our reach, because we are also witnessing the theory of evolution, the advancement of science also. How come we can ignore it, and how come we can forget the religious precepts? Now I only hear its melancholy, long and withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges, drear and naked shingles of the world। लेकिन अब ये फेथ उसी तरीके से मुझे वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि ये उस लहर के साथ वापस ये कंकड़ पत्थर वापस जा रहे हैं। वो फेथ मुझे अभी भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। सो बट नाउ आई हियर द मेलनकली। अब वो सैडनेस नज़र आती है। लॉन्ग एंड विड्रॉइंग रोर, एक लॉन्ग सैडनेस, एक वास्ट सैडनेस। विड्रॉइंग रोर, रोर तो है, वो साउंड तो है, लेकिन वो मेलनकली है और जो कि विड्रॉ, रिट्रीटिंग, पीछे हटते हुए। टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, कॉमन एयर ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ये जो रिलीजियस फेथ, उसकी जो एक साउंड थी, उसकी जो एक इम्पैक्ट था, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। डाउन द वास्ट एजेस, ड्रियर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। शिंगल्स वही पत्थर जो पेबल्स होती हैं। वो जो फेथ है, दुनिया का फेथ जो है, वो इन पत्थरों की तरह ही मुझे वापस विड्रॉ करता हुआ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटमोसफियर, जहाँ पे किसी चीज़ की कोई गारंटी बची नहीं। अब जब फेथ, रिलीजियस फेथ हैज़ ऑल्सो कम इन डाउट, सिंस रिलीजियस फेथ इज़ नॉट सॉलिड। सो फिर क्या हमारे पास बचता है? एक ही ऑप्शन बचता है, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। At least we should share the common feeling. We should have the faith that should not be shaken. कम से कम हमारा जो बीच का जो फेथ है आपस में एक दूसरे के लिए, वो फेथ तो फिर नहीं डाउटफुल हो। इसलिए let us be true to each other. For the world, because the world which seems to lie before us like a land of dreams. क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये एक सपने की तरह ही है, कब टूट जाए कोई पता नहीं। उस सपने की तरह है जिसका एग्जिस्टेंस जो है फ्लीटिंग है। वेरियस इमेजेस हैं उसमें, सब इमेजेस आपस में इंटरमिंगल्ड हैं, स्वीट भी है, प्लीजिंग भी है, लेकिन विद द फ्लिक ऑफ द आई इट कैन ऑल्सो ब्रेक। जहाँ आँख खुली नहीं और ये सपना टूट जाए। तो जब ये इतना फ्लीटिंग है ये वर्ल्ड, और उसका सब्सटेंस, उसका एग्जिस्टेंस जब इतना फ्लीटिंग है, तो एटलीस्ट कुछ जो सॉलिड रह सकता है वो हमारा एक दूसरे के लिए सच्चाई, ऑनेस्टी। सो लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर। ये वर्ल्ड जो है, जो इट सीम्स लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। इतना मतलब इट सीम्स टू बी फुल ऑफ मैनिफेस्टेशन, वेरियस मैनिफेस्टेशंस। नया भी है, नोबल भी है, अनोखा भी है, और डाइवर्सिफाइड भी है, एवरीथिंग। बट स्टिल देयर इज वन थिंग गारंटीड, that is it's fleeting, hath really neither joy nor love nor light। लेकिन असलियत में कुछ है नहीं। apparently it seems to be a land of dream, full of joy, full of light, beautiful, various, versatile, variety, लेकिन असलियत में कुछ नहीं है। really neither joy nor love nor light, कुछ नहीं, only something that is in fleeting condition। जो भी कुछ है वो अभी लग रहा है, लेकिन अगले पल रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं।
क्योंकि जो रिलीजियस फेथ है अब तक हम उसको संभालते चले आए, लेकिन एक ही झटके में किसी ने कह दिया कि यार ये तो ऐसा तो है ही नहीं, तो वो जो रिलीजियस फेथ नहीं रहा तो फिर किसकी गारंटी है, किस चीज़ की गारंटी है? सो नो सर्टिट्यूड, कोई सर्टेनिटी नहीं है, नो सर्टेनिटी, नो पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, ना ही किसी के पास कोई दवा है। सो व्हेन यू सफ़र, व्हेन यू फील एगोनाइज्ड, सो नोबडी इज़ देयर टू कंसोल यू, कोई है नहीं, सब साइंटिफिक टेम्परामेंट में बिल्कुल रम चुके हैं। अब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है साइंस की, वो लोगों के टेम्परामेंट में आ जाती है। दे बिकम सो सेल्फ सेंटर्ड, दे बिकम सो ऑब्जेक्टिव, दे बिकम इमोशनली बैंकरप्ट। उनके इमोशंस जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं उसी तरीके से जैसे साइंस, उनमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है जैसे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। तो जब ऐसा है तो फिर एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। सो वी आर हेयर एज ऑन द डार्कनिंग प्लेन, हम तो यहाँ पे ऐसे हैं जैसे कि एक अंधेरे में दो आर्मी लड़ रही हैं और पता नहीं किसको चोट पहुँचा रही हैं। वी आर सिंपली लिविंग इन दिस वर्ल्ड इन कन्फ्यूजन, इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट, knowing nothing what we are going to, where we are leading to, who is our own and who is our enemy, what is going to happen in our life, will it have certainty or not or no। तो ये सब चीज़ें जब ऐसा माहौल है तो फिर हम इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। वी कैन नॉट बैंक अपॉन, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन इट। वी आर हेयर ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, डार्कलिंग प्लेन मतलब इन द डार्क, एक बैटल फील्ड है जो कि अंधेरे में लड़ा जा रहा है। स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल्स एंड फ्राइट, एक अजीब सी पशुपेश की स्थिति है सबके अंदर, सब डाउटफुल हैं, कुछ जो दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या हम करने वाले हैं, क्या हमारे साथ हो पाएगा। इस तरह की डाउटफुल सिचुएशन में क्या हम जो अगला कदम बढ़ा रहे हैं वो अगला जस्टिफाइड है, जस्टिफिएबल है, नहीं है। वो उसी तरीके से जैसे इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, एक ऐसे अंधेरे में लड़ाई लड़ी जा रही है और वो आर्मी जो है उनको कुछ नहीं पता कि किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनों को ही चोट पहुंचा दे रहे हैं या दुश्मन आपको मार दे रहा है। यू आर ऑब्लिवियस, फॉरगेटफुल ऑफ एवरीथिंग, एवरी कंसिडरेशन। यू आर सो डाउट रिडन, आप इतने डाउट पे हो कि आपको खुद पता नहीं चल पा रहा है कि आप जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो फ्रूटफुल रहेगा या फिर ऐसे ही रहेगा। इस कंडीशन में अगर कुछ है, सो वी शुड बी ट्रू टू आवर सेल्व्स ओनली, because this crisis of faith is so dense that we are not able to come through it. So that is all for now. Hopefully you understood the poem. So like and share this video among all the students who are pursuing their UG and PG, and this kind of poems are there in their syllabus. और आप पहली बार अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फिर सब्सक्राइब भी करिए चैनल को ताकि आगे की वीडियो आपको तुरंत मिलते हैं। थैंक यू सो मच।